हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ। ये 15 नंबर का प्रश्न है। ये आपको ये वाला इस तरह का एक क्वेश्चन आपको 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 15 नंबर में भी पूछा जा सकता है और आपको निबंध में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इस आंदोलन चल रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि विगत कई वर्षों से चली आ रही न्यूनतम समर्थन प्रणाली किसानों की आय बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। क्या अब समय आ गया है कि इस प्रणाली में सुधार किया जाए? नए कृषि कानूनों के आलोक में इसकी चर्चा कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य वह व्यवस्था होती है जो किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम राशि दी जाती है। जब किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम राशि तय कर ली जाती है सरकार द्वारा, तो उसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी भी बोलते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? जो किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम राशि दी जाती है, उसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1960 के दशक में न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई थी। बीते दिनों संसद ने किसानों के लिए 3 कृषि कानून पारित किए, जिनमें नीति न्यूनतम समर्थन प्रणाली मूल्य प्रणाली को बनाए रखते हुए किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाजारों की भूमिका को बढ़ाने पर जोर दिया। जो अब जिसके कारण इतने आंदोलन भड़क रहे हैं, तो उसमें किसानों की भूमिका को और बढ़ाने के लिए ये बोला गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाए रखेंगे और वो अपनी उपज को बाज़ारों में भूमिका और ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि बाज़ार में उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा और तरीके से विकसित हो पाए। सरकार द्वारा अभी वर्तमान में सरकार द्वारा 23 फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य दिया जाता है, तो सरकार द्वारा जिन 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, उनमें से गेहूं और धान को छोड़कर बाकी फसलों की खरीद बहुत कम या नाम मात्र की जाती है। सरकार भी उनकी खरीदी कम ही करते हैं। अगर गेहूं और धान की बात की जाए, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप देखेंगे कि मंडी में जो गेहूँ बिकता है बहुत कम दाम में बिकता है, और वही गेहूँ अगर आप बड़े बड़े सिटीज़ में देखेंगे, जो गांव, जैसे कि आप छोटे छोटे गांव में रहते हैं, गांव में रह रहे हैं या छोटी कोई तहसील में रह रहे हैं, आपके आसपास कोई गांव लगा है, तो वही आपको कम में पड़ जाएगा। लेकिन आप अगर देखेंगे कि भोपाल में जाएंगे, ग्वालियर में जाएंगे, बेंगलुरु में जाएंगे, महाराष्ट्र में बेंगलोर में जाएंगे, तो वहाँ पर देखेंगे आप बड़े बड़े माल है, तो वहाँ यहाँ का जो गेहूँ है वो चौगुनी से 5 गुनी कीमत पर मिलता है। वो वही सरकार खरीदती है और उसको केवल पॉलिश करके, और वो उसको बहुत अच्छे से बहुत महंगा बेचती है। किसानों से वही न्यूनतम मूल्य लिया जाता है, लेकिन बेचा उसको बहुत अधिक मूल्य पर जाता है बड़े बड़े जगहों पे। तो यह भी एक मतलब एक रीज़न है कि किसानों को उनकी जो उपज है उसका दाम मिलना चाहिए। ये एक उनका जो आंदोलन करने का एक मुख्य उद्देश्य है। तो अगर गेहूं और धान की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि सरकार किसी वर्ष में तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं या धान की पूरी पैदावार ही खरीद पाती है। पूरी पैदावार गेहूँ और फसलों की तो खरीद ही नहीं पाती है, और गेहूं और धान की भी पूरी नहीं खरीद पाती है, कुछ ही खरीद पाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी एक और समस्या इसका कानूनी रूप से बाध्यकारी न होना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ी एक और समस्या क्या है कि ये कानूनी रूप से उतनी बाध्य नहीं है। कानूनी रूप से इसको नहीं लागू किया गया, कोई कानून नहीं बनाया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आयोग का जो निर्धारण होता है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग एक संस्था है, जो CACP बोला जाता है, उसकी सिफारिशों को आधार पर किया जाता है। लेकिन CACP भी संसद के किसी संसद द्वारा किसी अधिनियम द्वारा स्थापित कोई वैधानिक निकाय नहीं है। देखिए, जब कोई कानून बनता है या संसद द्वारा कोई अधिनियम बनाया जाता है, तो उस या संसद में उसको एक रोल दे दिया जाता है, तो वो संविधान के तहत आ जाती है, तो उसका रोल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। किसानों के लिए इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कानून नाम की ऐसा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है। सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को बनाए रखते हुए उसमें समय की मांग के मुताबिक सुधार करने की ज़रूरत अभी आ चुकी है। किसानों की आय बढ़ाने का अधिक स्थायी समाधान उत्पादकता बढ़ाने, उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाने और कृषि में लगे लोगों को उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों में स्थानांतरित करके मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, एक बार और सुन लीजिए।
कि किसानों की आय अगर बढ़ाना है सरकार को, तो उसके स्थायी समाधान ये है कि ऐसी फसलें बोई जाएँ जिससे बहुत ज़्यादा ऐसे बीज दिए जाएँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, सिंचाई क्षमता बढ़ाई जाए, उनको कम दरों पे बीज उपलब्ध कराया जाए, खाद उपलब्ध कराई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता बढ़े। उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाने, जो ऐसी फसलें जो जिनका प्राइस ज़्यादा है, जिनका मूल्य ज़्यादा है, उनकी विविधता लाई जाए, अलग-अलग तरह की ऐसी फसलों को ज़्यादा बोया जाए, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। और कृषि में लगे लोगों को उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों में स्थानांतरित किया। एक क्या है, एक परिवार में 4 भाई हैं, ज़मीन एक के पास एक ही है, लेकिन वो ज़मीन जो है वो 4 लोगों में बटी हुई है। तो जब ज़मीन 4 लोगों में अब वो 4 भी उस ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और वो मेन जो मुखिया है घर का, पिता, वो भी काम कर रहा है। तो अगर ये 4 में से 2 दूसरा जॉब ढूँढेंगे, दूसरा काम करेंगे, उच्च जॉब में पहुँचेंगे, तो यहाँ से जो स्किल है वो कम होगा और वो दूसरी जगह से भी अर्निंग कर पाएंगे, जिससे वो और इस गुणवत्ता वाली फसल भी उत्पादन कर पाएंगे, और अर्निंग करने का दूसरा जरिया भी मिल जाएगा एक परिवार में, जिससे तनाव कम होगा। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह कृषि और किसानों की आय से जुड़े सुधारों को लेकर राज्यों के साथ भी परामर्श करे और कोई नीतिगत फैसला ले, क्योंकि हर राज्य की अलग अलग फसलें रहती हैं, हर राज्य का एक अलग क्राइटेरिया रहता है। तो केंद्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य सरकारों से बात करे और उनसे परामर्श करे कि क्या आगे हमें किसानों के लिए करना चाहिए। हर नीति में, हर बार बजट में किसानों के लिए एक जो बजट का प्रावधान अलग रहता ही है, उनके लिए कर्ज माफ़ी का रहता ही है कुछ ना कुछ, लेकिन एक स्थायी समाधान के लिए यह है कि किसानों को कोई ऐसा जरिया दी जाए कि उनका जो मानसिक स्तर है वो भी सही हो और उनको उत्पादन ज़्यादा हो। उनको उत्पादन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे देश की स्थिति सुधरेगी, क्योंकि किसान है तो हमारा देश है, भोजन है तो हमारा देश है, अन्न अगर मिलता है तो उन्हीं के द्वारा मिलता है। तो इसी तरह सरकार को कृषि मूल्य नीति के लिए उपयुक्त तालमेल की ज़रूरत है, जिससे आंशिक रूप से कृषि मूल्य का निर्धारण राज्य समर्थित और आंशिक रूप से बाजार संचालित हो सके। किसानों की आय बढ़ाने के दूध के सहकारी मॉडल को भी अपनाया जा सकता है। गौरतलब है कि दूध के मूल्य निर्धारण में न्यूनतम समर्थन प्रणाली शामिल नहीं है, फिर भी इससे मिलने वाला लाभ बाकी फसलों की तुलना में अधिक है। आपने जब पढ़ा होगा, आप इतिहास में पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे, जब भी हम मौर्यों के बारे में पढ़ते हैं या हम वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि कृषि के साथ साथ वो पशुपालन को भी एक मुख्य व्यवसाय के तौर पर लेते थे। वो इसलिए क्योंकि वो साथ साथ होता था, जिसके पास कृषि है वो पशु भी पालते थे और उसका भी बिजनेस करते थे। और कहीं ना कहीं अगर हम सहकारी एक मिल के एक पशुपालन करेंगे, गाँव के 8-10 आदमी मिल के, तो वो एक बिजनेस बढ़ाएंगे। तो और डेयरियों में देंगे दूध की कितनी ज़रूरत रहती है डेयरियों में, तो वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। तो किसानों को भी अपनी एक स्टेबल स्थिति से थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, और सरकार को भी अपना एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, किसानों के कल्याण के लिए आगे आना चाहिए। किसान इज़ वेरी मस्ट फॉर अवर इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे अभी तक MPPSC प्रीलिम्स के नोट नहीं लिए हैं तो नोट्स ज़रूर लीजिएगा प्रीलिम्स के, और उसमें आपको पूरा फुल पैकेज मिलेगा। इसमें आपकी पूरी यूनिट्स कवर रहेंगी, इसके साथ आपको एक पेड ग्रुप भी मिलेगा। इसके अलावा ये हमारा प्री और मेंस दोनों का पैकेज है। इसमें आपको 61 बुकलेट मिलेंगी। इसमें आपका प्री प्लस मेंस रहेगा, प्लस प्रीवियस ईयर्स के पेपर रहेंगे, प्लस 3 मार्कर रहेगा। तो ये सभी आपको इसमें मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये प्रीलिम्स की फाइल है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।